गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब? मैंने कोई होमवर्क दिया हुआ था बच्चों? हाँ बच्चों, कोई होमवर्क था जो मैंने दिया हुआ था? क्या हो गया था अपना? सी पार्ट था ना वो डी ब्रॉगली वाला? बोलो भाई कुछ। सी पार्ट था ना करने वाला? हाँ जी, इसमें बताओ बच्चों। एक्सरसाइज 0 सी पार्ट। डाउट्स बच्चों? नो डाउट? 10th नहीं करना बच्चों। डेविडसन जर्मर नहीं है आपके सिलेबस में। इसके आगे बच्चों एक्सरसाइज 1 सी पार्ट। 15th क्वेश्चन बच्चों, वही गलती करोगे आप। देखो, फोटोन की जो एनर्जी निकालनी है वो कैसे निकालनी है? एच सी बाय लैम्डा से। लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकलेगी? वो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम ई लिख के, जो उससे बनेगी। याद आया बच्चों, मैंने बताया था ना कि दोनों की एनर्जी लिखने का तरीका अलग है। बाकी ये आगे वाले तो वही हैं बच्चों, डेविसन जर्मर ही हैं। मतलब ये 18 ऑनवर्ड्स नहीं करने कोई क्वेश्चंस। ठीक है जी। बाकी तो हो ही गए होंगे, आपने देख ही लिया ना कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
नहीं तो उसको अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो बेसिकली एनटीए इज नॉट द डिसाइडिंग अथॉरिटी फॉर सिलेबस। एनटीए इज जस्ट द कंडक्टिंग अथॉरिटी। एनटीए को नहीं पता होता कि क्या सिलेबस होगा क्या नहीं होगा। वो तो बाकी जैसे मेडिकल का जो होता है वो तो मेडिकल काउंसिल डिसाइड करता है। ऐसे ही नॉन मेडिकल का जो सीबीएसई है वो डिसाइड करती है। एनटीए का रोल नहीं है। मतलब नो डाउट बड़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी वो। वो पता नहीं किस कंटेक्स्ट में कही गई थी। उसमें तो ये भी कहा हुआ है कि बच्चे तो 3-3 साल से पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें अभी इसका क्या फ़र्क पड़ता है। बट मतलब उसको नहीं ट्रस्ट कर सकते। अभी कुछ ना कुछ आएगा डेफ़िनेटली। मतलब अपने लिए तो अच्छी बात ये है कि अपना तो एग्ज़ाम ही लेट है। हमें तो तब तक वैसे ही 100% क्लैरिटी हो ही जाएगी, है ना? तो पहले तो वही पार्ट करना चाहिए जिसका कन्फर्म्ड अपने को पता ही है कि है। ओके, तो बच्चों हम नेक्स्ट वी मूव टू एटॉमिक फिज़िक्स। ये वाला पार्ट बच्चों बिल्कुल डिट्टो सेम है केमिस्ट्री जैसा। तो इसमें भी स्टार्ट विद द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हम बच्चों क्या मतलब एक इसका भी हमें जो सिंपल एक केस पता होना चाहिए वो ये है कि जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वो इन्फिनिटी से एक न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है। ठीक है? तो जो न्यूक्लियस का मास है वो चार्ज है वो Ze हो गया। इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। तो हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के कितनी पास तक जाएगा। बेसिकली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमें बताना है। ठीक है जी। तो इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा बच्चों? कैसे होगा ये सॉल्व? हाँ, तो एनर्जीज इक्वेट कर दो। इक्वेट काइनेटिक एनर्जी विद पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इनिशियली वो इन्फिनिटी पे है तो इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं। ठीक है? उसको आप इक्वेट कर दोगे विद फाइनली जब वो उसके बहुत पास आ जाएगा तो वो रुक जाएगा। तो उसको आप इक्वेट कर दोगे विद पोटेंशियल एनर्जी। तो भई अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? k q1 q2 by r। तो इनफैक्ट अगर तो बच्चों इलेक्ट्रॉन ही होगा, मुझे ध्यान से सोच के बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन के केस में वो रुकेगा कभी न्यूक्लियस की तरफ जाते हुए? फिर तो रुक ही नहीं सकता ना, फिर तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेगा। तो अगर अब मैं इलेक्ट्रॉन की जगह अल्फा पार्टिकल यूज करूं बच्चों,
अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज होता है? +2e, राइट? तो वो रुकेगा, है ना? वो तो न्यूक्लियस की रिपल्शन से रुक सकता है। करेक्ट? तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी अपनी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के 2e इंटू जेड डी बाई डी। इससे हम बच्चों डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये समझ आ गया सबको? क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा अल्फा पार्टिकल का? एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया हमने। इसको ऐसे ना सोचे हम कि काइनेटिक पोटेंशियल से इक्वेट किए। हमने अल्फा पार्टिकल की इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को इक्वेट किया। इनिशियली उसके पास सिर्फ काइनेटिक थी, फाइनली उसके पास सिर्फ पोटेंशियल होगी, क्योंकि फाइनली तो वो रुक जाएगा ना रिपल्शन से। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे बोहर मॉडल की। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि कैसे देयर वर डिफरेंट थ्योरीज, और फिर वो डिफरेंट थ्योरीज के हिसाब से हम फाइनली, मतलब जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है उसको हम बोहर मॉडल कहते हैं, राइट? तो अब ये बोहर मॉडल के बच्चों क्या क्या पॉस्टुलेट्स होते हैं, ये हमें पता होने चाहिए। बच्चों कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम बोहर मॉडल? क्या अजम्पशन होती है बोहर मॉडल की? क्या हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का क्या मतलब होता है? जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, राइट? तो बोहर मॉडल जो है, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी और केस में ही बोहर मॉडल लगा रहे हो, वो लगी यहाँ पे सकता है और कहीं नहीं लग सकता। ठीक है जी। फिर इसमें हम क्या मानते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ्स में, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, राइट? तो ये बच्चों लिख रहे हो ना साथ साथ? हम्म। और
ऑर्बिट की बच्चों खासियत क्या होती है कि हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड एनर्जी ही हो सकती है, राइट? मतलब इसको अगर हम इन अदर वर्ड्स बोलें तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मतलब न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की कुछ फिक्स्ड एनर्जीज हो सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर पॉसिबल एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, आप अगर साथ साथ में लिख के पढ़ाओ। ऐसे प्रॉब्लम आ रही है कुछ? ऐसे इतनी अच्छे से समझ नहीं आता सर, अगर साथ साथ में लिख लिख के पढ़ाओगे तो ज्यादा आएगा। बाकी बच्चों बताओ क्या लगता है? मतलब मुझे तो कोई इशू नहीं है, मुझे तो जैसे कहोगे मैं कर दूंगा। बाकी बच्चों बताओ एक बार, आपको क्या लगता है? या सर लिख के करा दो। यस सर, लिख के ज्यादा समझ आता। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लिख के कर लेते हैं। मतलब बस ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, और तो कोई चक्कर नहीं है। चलो एक ऐसे ट्राई करते हैं, फिर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो हम फोर्थ पॉइंट पे थे बच्चों, मतलब 3 लिख लेते ना हमने। तो इससे अगला हो जाएगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज क्वांटाइज। तो इन अदर वर्ड्स बच्चों, मतलब होता क्या है कि थर्ड पॉइंट था कि फिक्स्ड एनर्जीज। तो बच्चों ऑर्बिट का मतलब ही ये है कि ऐसे पाथ्स जहां पे उनका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, एज वेल एज जो उसकी एनर्जी है वो भी क्वांटाइज्ड है। ठीक है, मतलब जिनकी फिक्स वैल्यूज ही हो सकती हैं, उसके अलावा कोई और वैल्यूज नहीं हो सकती। राइट? तो अगर हम इस पिक्चर से, मतलब ये जो हमें पोस्टुलेट्स दे दिए गए हैं, इसके हिसाब से अगर हम सिचुएशन बनाएं, तो मान लो ऐसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी के। देखो न्यूक्लियस का चार्ज हो गया Ze, where Z is the atomic number। तो जो फोर्स लग रही होगी वो हो जाएगी बच्चों के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो के जेड ई इंटू ई बाय आर स्क्वायर। तो हमारे पास एक रिलेशन तो बन गया कि के
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, फोर्स किसके इक्वल होनी चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है जी। और दूसरा बच्चों जो रिलेशन होता है वो आता है एंगुलर मोमेंटम से। कि जो एंगुलर मोमेंटम है बच्चों, दैट इज नॉर्मली mvr। सो वी से कि दिस इज क्वांटाइज्ड, मतलब दिस इज मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो मतलब ये h/2 पाई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये दो कंडीशंस होती हैं बच्चों। वंस अगेन, एक कंडीशन है रिलेटेड टू फोर्स बैलेंस, अदर कंडीशन इज रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी। तो with this what we do is, अच्छा एक बात और बच्चों, इसको ना एक और तरीके से भी समझना होता है हमें, एंगुलर मोमेंटम वाली कंडीशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बच्चों ये कहते हैं कि मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट कर रहा है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला कंसेप्ट, कि अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेव पिक्चर लें तो अगर मैं उसकी डी ब्रॉगली वेव बना दूं, वो कुछ ऐसे बन जाएगी पूरी ऑर्बिट में। तो बच्चों हम अगर थोड़ा सा सिमेट्री यूज करें तो सिमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो वेव्स बननी चाहिए ये पूरी बननी चाहिए, क्योंकि सर्कुलर है, हर तरफ से सेम ही है, एक जैसा ही दिख रहा है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये सर्कुलर पाथ में 2 वेव्स बन जाए या 2.5 वेव्स बन जाए। फिर से सुनो, हम कह रहे हैं कि इस पूरे पार्ट के अंदर एक जो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेव बनेगी, तो वो जो डी ब्रॉगली वेव है वो एक कंप्लीट वेव बननी चाहिए। मतलब पूरी 3 वेव्स बन जाए, 4 बन जाए, 6 बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 वेव्स बन जाए। क्या ये बात सोच सकते हो बच्चों? क्यों 2.5 नहीं बन सकती? क्योंकि अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो हर तरफ से एक जैसा ही दिखना चाहिए, क्योंकि ये सर्कल में तो कहीं पर भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो इसकी क्या कंडीशन बन गई कि भाई पूरी की पूरी वेव्स होनी चाहिए।
ये क्या बन जाएगा बच्चों? कैन आई राइट कि ये जो ऑर्बिट की लेंथ होगी 2 पाई आर, ये लैम्डा का कुछ मल्टीपल होनी चाहिए। कि भाई जो ऑर्बिट है वो 3 टाइम्स लैम्डा हो जाए। एक वेव में कितना डिस्टेंस यूज होता है? लैम्डा। है ना? तो अगर हम कह रहे हैं कि उसके पूरे मल्टीपल होना चाहिए, तो वो कैसे होगा? 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। ये बच्चों कंडीशन समझ आ रही है ना? अब डी ब्रॉगली के हिसाब से लैम्डा क्या होता है? h बाय एम वी। तो देखो वही कंडीशन बन गई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, हमने फिर से क्या कंडीशन बनाई है कि जो उसकी पूरी ऑर्बिट है वो लैम्डा के मल्टीपल्स में है। ठीक है? जैसे आपको एक इमेजिनरी क्वेश्चन अगर आए, मान लो आपको कहा जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन सर्कल की जगह स्क्वायर ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक है? प्योरली इमेजिनरी। तो बताओ यहां क्या कंडीशन बनेगी? यस, यहां पे क्या बन जाएगी? 4a इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहां बन जाएगी एम वी ए इज इक्वल टू एन एच बाय 4। इसको बच्चों बहुत ध्यान से समझना। प्लीज टेक 1 minute एंड आस्क मी इफ देयर इज एनी डाउट।
ठीक है जी, ओके। तो अब बच्चों ये दो कंडीशंस आ गई हमारे पास। अब हम नॉर्मल सर्कल पे जाएं। एक तो यही हो गई ऊपर वाली फोर्स वाली, और एक ये हो गई। इससे बच्चों हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। फटाफट डिराइव करके बताओ कि वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा किसी भी nth ऑर्बिट में वेलोसिटी या nth ऑर्बिट में रेडियस। एमवीए कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ये तो मैंने वैसे ही उस फॉर्म में लिख दिया, जैसे वहां पे एमवीआर लिखते हैं, यहाँ पे एमवीए बन गया। मतलब कुछ नहीं है उसका, ठीक है। ऑब्वियसली बच्चों असली में ऐसा नहीं होता, इमेजिनरी है। हमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ताकि हमें वो मतलब वो ये चेक करने के लिए कि आपको ये वेव वाला कंसेप्ट पता है या आपने सीधा एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई वाला फॉर्मूला ही याद किया हुआ है। हाँ बच्चों, तो वो दोनों कंडीशंस को यूज करके बताओ वेलोसिटी और रेडियस का क्या एक्सप्रेशन बन जाता है। वो लंबे लंबे से एक्सप्रेशंस बनेंगे। नहीं, इस तरह नहीं, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं, अपने को उसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन चाहिए होता है। बना लिया बच्चों एक्सप्रेशंस। तो इसके बेसिस पर बच्चों आपके जो एक्सप्रेशंस बन जाने चाहिए वो कुछ इस तरह से होंगे। देखो देखो, ये बन जाएंगे वेलोसिटी और रेडियस के।
बच्चों ये बन गए एक्सप्रेशंस? चेक करो भाई। तो बच्चों देखो, अब एक बात ध्यान से समझो मेरी। आपने ये जो बड़ी वाली फॉर्म है, इसको भी याद रखना है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि मतलब ऑब्वियसली ये याद हो गया तो इससे ये तो याद हो ही गया कि ये z/n के प्रोपोर्शनल है। और अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर दें तो इसको c की टर्म्स में भी लिख सकते हैं हम। तो ये बन जाता है c/137, मतलब हेयर c स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी। सिमिलरली रेडियस का एक्सप्रेशन बन गया। हम ये देख सकते हैं कि जो रेडियस का एक्सप्रेशन है वो n²/z के प्रोपोर्शनल है। और अगर हम सारी वैल्यूज पुट कर दें देन इट टर्न्स आउट टू बी 0.529 into n²/z एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ये बच्चों मैं क्यों कह रहा हूं कि याद होने चाहिए एक्सप्रेशंस। यू कैन गेट क्वेश्चंस लाइक कि भाई अगर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पहले से डबल हो गई तो बताओ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। बताओ बच्चों क्या आंसर हुआ। क्वेश्चन समझ आया? तो वो हाफ हो जाएगी। आप ये बात समझ पा रहे हो कि ये आंसर आप तभी कर पाओगे अगर आपको ये बड़े वाला एक्सप्रेशन याद होगा। सिमिलरली मान लो क्वेश्चन होता कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो पहले से डबल हो गया, तो बताओ वेलोसिटी क्या होगी। है ना, तो 4 टाइम्स। तो ये बच्चों इस इन फॉर्मूला से ही निकाल सकते हो, अदरवाइज इसका कोई सिंपल तरीका नहीं है। मतलब ये याद ही रखने पड़ेंगे। देयर इज नो अदर वे आउट। ये समझ आ गया ना कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। अब बच्चों सिमिलरली यहां से हम नहीं, ये बड़े वाले फॉर्मूलाज को मतलब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैं तो फ्रैंकली ये करता हूं कि मैं तो ऊपर वाले रिजल्ट्स लिख लेता हूं। डेरिवेशन इजी है यहाँ पे कि डेरिवेशन से ही फॉर्मूला डिराइव कर लो। मतलब ये जो दो कंसेप्ट्स हैं। तो और बच्चों देखो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से। ये वेलोसिटी आ गई, रेडियस आ गया। हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी बच्चों? हाफ mv²। तो अगर एक बार v आ गया, उससे आप हाफ mv² से काइनेटिक एनर्जी तो निकाल ही सकते हो, है ना। तो वो निकालो। नहीं, अगेन न्यूमेरिकल नहीं, मुझे बड़े वाला फॉर्मूला चाहिए। एनर्जी में भी फिर वैसे ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाँ, तो बच्चों बनाओ फटाफट, काइनेटिक एनर्जी का क्या बनेगा एक्सप्रेशन।
अब तो सीधा हाफ एम वी स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करना है ना? तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। बेसिकली तो ऊपर वाला याद रखोगे तो एम वी स्क्वायर तो बना ही सकते हो उससे, हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि वैल्यूज पुट करके बन जाता है बच्चों 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है भाई? अच्छा, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का क्या बन जाएगा बच्चों? सृष्टि बताओ। सृष्टि आप बताओ। दो सृष्टियां ना, जिसमें सृष्टि सृष्टि लिखा हुआ है वो बताओ। बस उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? के क्यू वन क्यू टू बाय आर बच्चों, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का। तो जब उसमें हम पुट करेंगे वी विल गेट दिस। तो अब इसको याद रखने का बच्चों तरीका सिंपल है कि इसमें और कुछ नहीं है टर्म, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी वाला है सब कुछ वैसा ही है, बस जो काइनेटिक एनर्जी के आगे हाफ लगा हुआ था वो हाफ नहीं है और माइनस साइन है। ये समझ आ रहा है बच्चों? हमने क्या फॉर्मूला लगाया है? पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है दो चार्जेस के बीच में? के क्यू वन क्यू टू बाय आर। तो एक चार्ज क्या हुआ? जेड ई, दूसरा चार्ज क्या हुआ? ई, और माइनस आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, अपॉन रेडियस आर। उससे बने। अमन समझ आया ये? तो बच्चों ये एक्सप्रेशंस देखने में खतरनाक हैं, बट मतलब अगर आप वो शुरू से देखोगे किस तरह से आए हैं तो वो बात बहुत सिंपल है। अब बच्चों इसके बेसिस पे टोटल एनर्जी क्या बन गई? टोटल बन गई काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, राइट? तो
वो बन जाएगी, आप देखो -13.6 ही बन जाएगी। तो हमारे पास ये एक रिलेशनशिप आ गया बिटवीन, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो एक्सप्रेशन है, जो टोटल एनर्जी है, वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, अगर ये रिलेशन हमें याद होगा बच्चों, तो हम मतलब हमें कोई भी गिवन हो तो हम दूसरी तो निकाल ही सकते हैं, विच ऑल्सो मीन्स कि हमें पूरे का पूरा एक्सप्रेशन नहीं याद रखना तीनों का, सिर्फ एक का याद रखो, बाकी दो का तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है जी। किरण, ये क्लियर है? किरणप्रीत, ये क्लियर है? बताओ। किरण, लविश, मोकम, अब बच्चों मुझे बताओ कि ये नेगेटिव का क्या मतलब होता है? टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का क्या मीनिंग होता है बच्चों? तो बच्चों नॉट ओनली है, कहीं पर भी अगर एक सिस्टम की जो एनर्जी है वो नेगेटिव आती है, टोटल एनर्जी, ठीक है, अगर एक सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है, तो उसका मतलब होता है कि वो एक बाउंड सिस्टम है। अब बाउंड सिस्टम का क्या मतलब होता है कि मतलब उस सिस्टम के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, जरूरी नहीं कि जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, बस कनेक्टेड है। वो सिस्टम खुद से एग्जिस्ट कर सकता है, किसी और को उस सिस्टम में कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम जो है वो खुद से एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? किसी और को आके तो नहीं इलेक्ट्रॉन को घुमाना पड़ रहा न्यूक्लियस के अराउंड, राइट? तो ऐसा कोई भी सिस्टम जो खुद से बना हुआ है, खुद से एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो सिस्टम अपने आप में ही स्टेबल है, मतलब उसको बना के रखने में किसी और को काम नहीं करना पड़ रहा। ऐसा कोई और एग्जांपल सोचो, उससे और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम बच्चों, अगर हम सोचें मून अर्थ का, तो मून अर्थ के अबाउट अपने आप से घूम रहे, हमें तो कुछ नहीं करना पड़ रहा या किसी को भी कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो जो मून अर्थ सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होगी। सिमिलरली अर्थ सन सिस्टम है जो, उसकी एनर्जी भी नेगेटिव होगी। और अगर हम एग्जांपल लें, बच्चों जो इन इटसेल्फ जो अर्थ है, अर्थ इज मेड अप ऑफ सो मेनी कंपोनेंट्स, कहीं मेटल है, कहीं लावा है, या कुछ भी है। अर्थ जो है वो खुद से एग्जिस्ट कर रहा है ना, मतलब
किसी और ने तो अर्थ के अलग अलग कंपोनेंट्स को चिपका के नहीं रखा हुआ। मतलब जैसे पानी भी है अर्थ पे, ओशंस है, वो ओशंस भी तो अर्थ की सरफेस के साथ एक तरह से बाउंड है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो ओशंस का पानी अर्थ से गिर रहा है कहीं स्पेस के अंदर। तो अगर हम पूरे अर्थ को एक सिस्टम मानते हुए उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, या सॉरी टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो वो भी नेगेटिव आएगी। तो कोई भी एक ऐसा सिस्टम जो खुद से एग्जिस्ट कर सकता है, उस सिस्टम की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब ही ये होता है कि वो एक बाउंड सिस्टम है, मतलब खुद से आपस में उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों? ये लिख लो कि सृष्टि, ये क्लियर हो गया नेगेटिव का मतलब? बच्चों इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। 1 मिनट के लिए मान लो कि हाइड्रोजन एटम ही है, तो Z1 हो गया और N भी 1 हो गया, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में ही है। तो जो एनर्जी हुई सिस्टम की -13.6 हो गई, है ना? फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन की बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बच्चों हाइड्रोजन एटम की? पता होगी यार सबको। ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो 13.6 ही होती है। तो ये 13.6 की क्या सिग्निफिकेंस है? जो हाइड्रोजन का सिस्टम है उसकी एनर्जी पहले है -13.6, राइट? और अगर हमने उसको 13.6 और दे दी तो उसकी एनर्जी क्या बन गई? टोटल एनर्जी 0 हो गई ना? तो जैसे ही एनर्जी 0 हुई, मतलब एनर्जी अब नेगेटिव नहीं रही, तो ये जो सिस्टम है ये बाउंड सिस्टम नहीं रहा। इस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग हो गए। ठीक है? तो तो इसलिए ऐसा है, मतलब ऐसे ही अगर हम अर्थ की एनर्जी निकालें किसी तरीके से, अर्थ की एनर्जी भी कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो अगर हम अर्थ को उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे देंगे तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो फिर ऐसा होगा कि अर्थ जो है वो टुकड़े टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगी। तो वैसे हम ये कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को कि भाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। उसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को अलग कर रहे हो। तो अगर कभी भी किसी सिस्टम के पार्ट्स को अलग करना होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, उस सिस्टम की एनर्जी को 0 कर देते हैं।
बच्चों ये बात समझ आती है? बच्चों इसी एनर्जी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं एज माइनस आर सी एच बाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। मतलब यहां से फटाफट मुझे निकाल के बताओ कि आर क्या बन जाएगा? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, मैंने पहले क्या बोला था? अगर कोई सिस्टम ऐसा है जहां पे उसके कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव होगी। जैसे ही आप उस सिस्टम की एनर्जी को जीरो कर दोगे, तो उस सिस्टम के कंपोनेंट्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी वैसे -13.6 होती है। अगर आप उसको 13.6 एनर्जी और दे दोगे, तो उसकी एनर्जी टोटल कितनी हो गई? -13.6 प्लस 13.6 इक्वल टू 0। तो जब एनर्जी 0 होती है, तब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से अलग हो जाता है। तो एनर्जी 0 करने का मतलब ही ये है कि सिस्टम के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो बच्चों यहां हमने क्या किया है? आर को इन कांस्टेंट्स की टर्म्स में पुट कर दिया है। ठीक है, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से अब आप आर की वैल्यू निकालो। अगेन जो बड़ी वाली वैल्यू है बच्चों वो, तो ये आर क्या बन गया आपका? 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 ओवर सी एच क्यूब। यहां बच्चों अगर हम k को सब्सटीट्यूट कर दें एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जो सेकंड एक्सप्रेशन मैंने लिखा है वो बन जाएगा। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1.1 इंटू 10⁻⁷। इसको बच्चों हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। अगेन बच्चों इसको ये बड़े वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखना और याद करना जरूरी है, बिकॉज आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट डबल हो गया तो बताओ रिडबर्ग कांस्टेंट को क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज डबल हो गया तो रिडबर्ग कांस्टेंट को क्या होगा। स्पीड ऑफ लाइट डबल हो गई तो बताओ रिडबर्ग कांस्टेंट को क्या होगा, एंड सो ऑन। यहां तक बच्चों कोई भी डाउट प्लीज आस्क।
हाँ जी, पूछो। सर के की वैल्यू कितनी रखी थी हमने यहाँ पे? के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर। पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके सर। चलो बच्चों क्वेश्चन करो। अगर एक क्वेश्चन हो गया तो इसका मतलब आपको ये सारा समझ आ गया। मान लो आपको ये कहा जाए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसका एक्सप्रेशन में k q1 q2 by r स्क्वायर की जगह r raised to power 2/5। तो आप वेलोसिटी, रेडियस और टोटल एनर्जी की वैल्यू निकालो। समझ आ गया बच्चों क्वेश्चन? ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर के।
हाँ बच्चों, हुआ किसी का? हुआ भाई किसी का? बच्चों हो जाना चाहिए इतने टाइम में। करवा दूं? भाई देखो, अब जो हम डेरिवेशन अब हमारी बनेगी वो क्या बनेगी? जेड डी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो सब कुछ वैसा ही, बस फोर्स का एक्सप्रेशन में r⁵ आ गया। राइट, तो हमारा एक फॉर्मूला तो बन गया k q1 q2 बाय r²। अब r² नहीं आएगा और एक a' हो गया इज इक्वल टू mv² बाय r। दूसरा तो वो है ही mvr इज इक्वल टू nh/2π।
तो बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये आप क्या कर सकते हो बच्चों, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, मान लो आप इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एक एम भी ले लो, तो ये आपका क्या बन गया, के डैश जेड ई स्क्वायर अपॉन आर रेज टू पावर 2.5। अब बच्चों जो न्यूमरेटर है वो क्या बन गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना। उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 1 बाय एम आर क्यूब। तो आर क्यूब जो है इधर से आर 2.5 के साथ कैंसिल होगा, तो ये सिर्फ 0.5 बच गया। इसको दूसरी साइड ले जाओ, यू गेट आर रेज टू पावर 0.5 is equal to n square h square upon 4 pi square m k dash z e square। तो अब अगर हम स्क्वायर कर दें, व्हाट डू वी गेट, r is equal to n4 h4 upon 16 pi 4 m square k dash square z square e की पावर 4। समझ आया बच्चों ये? हरसिमरन, अमन, आया भाई ये समझ? सर वो तो 2.5 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ। हाँ, तो 0.5 बच गया। ठीक है, आर आ गया तो इसको एमवीआर वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे तो उससे वी निकल आएगा। ठीक है जी, वी निकल आया तो उससे काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, वैसे उतनी जरूरत नहीं है हमारे लेवल पे। बताओ पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, पोटेंशियल कैसे निकालोगे? नहीं, बस यही गलती होनी थी, इसीलिए बच्चों मैंने बताया। आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते थे कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स के। यही सबसे बड़ा
ब्लंडर आप कर सकते थे बच्चों। ये जो रिलेशन आता है ये तभी आया था जब फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल थी। जब फोर्स का आपने एक्सप्रेशन ही चेंज कर दिया तो वो रिलेशन नहीं रहेगा। समझ रहे हो बात? तो मतलब अभी जरूरत नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट पोटेंशियल एनर्जी भी फिर हमें उस एक्सप्रेशन से निकालनी पड़ती है, F इज इक्वल टू माइनस du/dr। जो बेसिक डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल है। खैर वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। जो बन सकता है इससे रिलेटेड वो मैं कराऊंगा अभी आपको, बट फिलहाल आपको इस क्वेश्चन में R और V निकालना आना चाहिए, और आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हम वो एनर्जी वाला रिलेशन यूज नहीं कर सकते। हाँ जी, iQuest इंस्टीट्यूट, आप कुछ पूछ रहे हो, पूछो भाई। सर हम निकाल तो रही है, मतलब v की वैल्यू भी निकल गई, k की भी निकाल रहे हैं। एक बार आप बता देते तो मतलब कंफर्म हो जाता कि कितनी है v वैल्यू। क्या चीज? मतलब वैल्यू v की जैसे r की निकली है, ऊपर आपने निकाल के दी, हाँ, वैसे v बस की भी। इसको तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। R क्या है? जी सर निकाल ली, वैसे एक बार बस लिखने की बात कर रहा था कि कंफर्म हो जाता कि सही मैं है। लिख देता हूँ। V क्या है? NH/2 और पाई सर mr। सर किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल की भी निकालनी है सर। ना, तो ये बन गया ना V NH/2 पाई mr, तो ये यहाँ पुट कर दो, तो ये N5H5 अपॉन 32 पाई रेज़ टू पावर 5। सर r की वैल्यू उल्टी नहीं आएगी सर, r नीचे नहीं है, NH नीचे नहीं आएगा सर, NH की NH n की पावर 4 और h। हाँ हाँ उल्टा आएगा। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ और ही कर रहा था। इंटू इसका उल्टा हो जाएगा 16/4 m² k² z² e4 अपॉन n4h4। तो वो एक एक n कट जाएगा। इधर से एक पाई कट गया, एक m कट गया, इधर से 2, तो ये बन जाएगा। राइट? सर तो सर मैं वैसे पूछ रहा था कि जैसे आपने क्वेश्चन में कहा था कि टोटल एनर्जी भी निकालनी है, तो किनेटिक और पोटेंशियल का तो भी निकालने की जरूरत नहीं है कि वो भी निकालें सर? नहीं, मतलब अगर निकालना पड़ेगा तो फिर वो ऐसे ही निकलेगा कि काइनेटिक निकाल के फिर ये रिलेशन यूज करके पोटेंशियल निकालो, फिर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल निकालो। ओके सर। बट उसकी जरूरत नहीं है। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आया, ये कंसेप्ट समझ आया बच्चों, हमने जो आज पढ़ा है पूरा? ओके, तो ये बच्चों अब
आपका होमवर्क है 01 का डी पार्ट, ये आप सबने करके लाना है अगली क्लास से पहले। अच्छा, मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट वीक एक दिन आपकी 1 या 2 दिन कोई रखें ऑफलाइन क्लास एज अ ट्रायल, रख लें। गुनीत, आप भी आउट स्टेशन हो? लविश में नहीं कर सकता। चलो मैं देखता हूँ, अगर तो ऐसी सेटिंग बन गई ना कि मतलब कि ऑफलाइन क्लास चल रही है और उसी की जूम क्लास भी पॉसिबल हो गई, फिर रखेंगे ऑफलाइन, ठीक है? तो उसमें दोनों का काम हो जाएगा, जो आना चाहे वो आ भी सकता है, जो नहीं आना चाहे वो मतलब जूम पे तो फिर हो ही जाएगी क्लास, ठीक है? तो मैं बताऊंगा आपको क्या सीन है। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।